फ्रेंड्स, आप लोगों के एग्जाम आ रहे हैं। उस सीरीज में मुझे लगा कि एक बार इकोनॉमिक्स को देख लिया जाए। उसमें से कुछ एक क्वेश्चन जो है वो मिक्स भी किए गए हैं अलग अलग जगहों से लेकर के। आइए देखते हैं इनको। हमारा पहला क्वेश्चन है ह्यूमन वांट्स आर। तो ह्यूमन वांट्स जो है वो अनलिमिटेड होते हैं और इसी की वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है। ह्यूमन वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूज हो सकता है और इसीलिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो सकती है। अब जब मैंने इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहा है तो आपको पता है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम तीन होती हैं: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। फिर बोलता है कि एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें दोनों तरह का मार्केट एग्जिस्ट करता हो, कैपिटलिस्टिक भी हो और गवर्नमेंट का कंट्रोल वाला सोशलिस्टिक भी हो, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं, जैसा कि इंडिया में है। क्या आप किसी ऐसी कंट्री का नाम बता सकते हैं जो कैपिटलिस्टिक मॉडल को फॉलो करता है? तो आप बोलेगा कि यस सर, यूएस। क्या किसी ऐसी कंट्री का नाम बता सकते हैं जो सोशलिस्टिक इकोनॉमी को फॉलो करता है? तो बोलेगा कि सर पहले यूएसएसआर, जिसको प्रेजेंट डे में रशिया कहते हैं। अभी आज की डेट में वहां भी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी चला गया है। तो अभी जो है चाइना चाइना जो है वो सोशलिस्टिक इकोनॉमी को फॉलो करता है। सोशलिस्टिक इकोनॉमी में क्या होता है तो ये आपको मालूम है कि ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर अंडर स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट, व्हाट टू बी प्रोड्यूस, हाउ टू बी प्रोड्यूस, फॉर होम टू बी प्रोड्यूस्ड, ये देखने के लिए एक सेंट्रली प्लानिंग ऑफिसर होता है, वो डिसाइड करता है और इसको इसलिए प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी इन बिजनेस डिसीजन इज कॉल्ड। जो बिजनेस डिसीजन है उसका प्रैक्टिकल यूज, तो उसके लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स है। ये आप लोग पढ़ते हो, कॉस्टिंग करते हैं, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स होता है, उसमें बहुत तरह के कंसेप्ट का यूज होता है और तब हम लोग डिसाइड करते हैं। बोलता है प्राइस मैकेनिज्म इज अ फीचर ऑफ कैपिटलिज्म। अब इसकी कहानी सुना देता हूं। बोलता है कि जो कैपिटलिस्टिक सिनेरियो है उसमें सारा प्रॉब्लम जो है वो डिमांड और सप्लाई, ये डिमांड कर्व सप्लाई कर्व के इंटरेक्शन से होता है और ये जो चीज है इसी को प्राइस मैकेनिज्म कहते हैं और इसी से सारा डिटरमाइन होता है कि क्या प्रोड्यूस किया जाएगा, कितना प्रोड्यूस किया जाएगा, कैसे प्रोड्यूस होगा, सारा कुछ। बोलता है माइक्रो। माइक्रो आपको मालूम है कि छोटे लेवल पे चीजों का स्टडी, इंडिविजुअल फॉर्म उसका स्टडी। तो उसके अंदर कौन कौन से इश्यूज होते हैं तो कंज्यूमर बिहेवियर को देखता है, प्रोडक्ट प्राइसिंग को देखता है, फैक्टर प्राइसिंग को देखता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। फिर बोलता है कि नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है उसका नेचर क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो किस टाइप का उसका नेचर है। तो इसमें मार्केट की थ्योरी पढ़ाई जाती है आपको कि मार्केट क्या है, मार्केट के कितने टाइप हैं, प्राइवेट एंटरप्राइजेस क्या है वो बताया जाता है। नॉर्मेटिव, ये नॉर्मेटिव है इसका फीचर में, और इसमें कुछ एक मैक्रो एनालिसिस के एलिमेंट भी होते हैं। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है ये इन सारी चीजों को लेता है। नॉर्मेटिव और पॉजिटिव, नॉर्मेटिव और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या अंतर है, ये अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन हमेशा खुला हुआ है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज आल्सो कॉल्ड, बिजनेस इकोनॉमिक्स को और किस नाम से बोलते हैं? तो इसको मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। डैश इशू रिक्वायरिंग डिसीजन मेकिंग इन कंटेक्स्ट ऑफ बिजनेस आर। बोलता है कि जब आप बिजनेस कर रहे हो तो उस कंटेक्स्ट में आपको किन चीजों का डिसीजन लेना पड़ता है। तो हमारा डिसीजन होता है कि ऑप्टिमम आउटपुट क्या होगा और उसको हम किस प्राइस में बेचेंगे। तो अब ये जो चीज है कि ऑप्टिमम आउटपुट क्या होगा, उसको किस प्राइस में बेचेंगे, तो इसको देखने के लिए जो ये ऑप्शन ए है इसका अगर ग्राफिकल कहानी पूछे आपसे तो इसका ग्राफिकल कहानी क्या होगा कि ये आपका टोटल रेवेन्यू कर्व है, ये टीसी कर्व है, ये ऊपर टीसी कर्व है
और टीआर माइनस टीसी का गैप जहां पर मैक्सिमम हो वो आपका इक्विलिब्रियम आउटपुट होगा। टीआर माइनस टीसी, वो गैप जहां पर मैक्स हो वो इक्विलिब्रियम आउटपुट होगा। ये एक थ्योरी है। दूसरा थ्योरी क्या है कि परफेक्ट कंपटीशन में ये एमआर कर्व है, एमआर कर्व भी एआर कर्व होता है, वही प्राइस कर्व होता है, उसको एमसी कर्व जहां डाउनवर्ड से काटे, नीचे से काटे, वो आपका इक्विलिब्रियम आउटपुट है। उसके अलावा अगर सिर्फ प्रोड्यूसर के हिसाब से देखोगे तो एक और अप्रोच है, क्या कि ये आपका आइसो कॉस्ट लाइन है और ये आपका आइसो क्वांट है। आइसो कॉस्ट और आइसो क्वांट, तो जहां पर आइसो कॉस्ट के लिए ये जो लाइन है ये आइसो कॉस्ट लाइन है, ये आइसो क्वांट है। बोलोगे कि सर आइसो क्वांट क्या होता है? तो जो चीज कंज्यूमर के लिए इंडिफरेंस कर्व होता है वही चीज प्रोड्यूसर के लिए आइसो क्वांट होता है। चलो अगला जो ऑप्शन है वो क्या कहता है, हाउ विल द प्रोडक्ट बी प्लेस इन द मार्केट। प्रोडक्ट की प्लेसमेंट बता रहा है। बिजनेस में आप पढ़ते हो कि 4P होते हैं, प्राइस, प्रोडक्ट, प्रमोशन और प्लेसमेंट। हाउ टू कॉम्बैट द रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व, तो इसके लिए आप लोग प्लानिंग करते हो, है ना। प्लानिंग में क्या होता है कि जहां से स्टार्ट किए और जहां जाना है उसके बीच का गैप भरता है प्लानिंग। तो हम ये सारा चीज बिजनेस में देखते हैं, या जितने सारे ऑप्शंस हैं वी ऑल गो थ्रू ऑल दीज ऑप्शंस। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कैपिटलिज्म। बोलता है कि इट वर्क्स थ्रू प्राइस मैकेनिज्म। हाँ जी, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। इट इंक्रीजेस ह्यूमन वेलफेयर, ना जी, ये वेलफेयर के लिए नहीं है, ये प्रॉफिट के लिए है। इट ऑपरेट्स ऑन प्रॉफिट मोटिव, बिल्कुल सही बात, यानी ऑप्शन 1 और 3 सही है। तो 1 और 3 जो है वो ऑप्शन बी है आपका, वो सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। पेन का इंक चेंज कर लेता हूं, रेड ले लेता हूं। बिजनेस इकोनॉमिक्स यूजेस एलिमेंट्स ऑफ, बोलता है बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम किन चीजों के एलिमेंट को यूज करते हैं। तो भैया हम माइक्रो भी देखेंगे, मैक्रो भी देखेंगे, दोनों ही चीज चलेगा साथ साथ। बोलता है कि कंज्यूमर सरप्लस जो है वो जीरो कब होता है। नेसेसरी कमोडिटीज के केस में क्या होता है? तो कंज्यूमर सरप्लस इन्फिनिटी होता है नेसेसरी कमोडिटीज। अब कंज्यूमर सरप्लस होता क्या है ना। तो देख लो, ये तुम्हारा डिमांड कर्व और ये है सप्लाई कर्व। कहीं पर यहाँ इक्विलिब्रियम प्राइस फिक्स होगा, तो इक्विलिब्रियम प्राइस और डिमांड कर्व के बीच का जो एरिया है, इक्विलिब्रियम प्राइस और डिमांड कर्व के बीच का जो एरिया है, ये वाला रीजन है कंज्यूमर सरप्लस। देखो उसको मैंने शेड कर दिया है। वैसे अगर कंज्यूमर सरप्लस का नॉर्मल डेफिनेशन पूछा जाए तो द प्राइस व्हाट कंज्यूमर एक्चुअली पेज, वो मूल्य जो कंज्यूमर चुकाता है, एंड द प्राइस इज विलिंग टू पे, और जो प्राइस वो दे सकता है, देना चाहता है, उसके बीच का जो गैप है दैट इज कंज्यूमर सरप्लस। तो भाई नेसेसिटी कमोडिटी है तो उसका जो प्राइस है बहुत ज्यादा भी आप देना चाहोगे, ठीक है, आपको मिल जा रहा है वो सही है। नेसेसिटी में क्या है? दवाइयाँ, तो जान से बड़ी चीज तो नहीं है कुछ, और जान बचाने वाली जो दवाइयाँ उसकी कीमतें कितनी भी बढ़ जाती है, अगर व्यक्ति सामर्थ्यवान होगा तो वो कोशिश करेगा उसको खरीदने की। बोलता है व्हेन प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम 200 से 300, सप्लाई इंक्रीजेस फ्रॉम 2000 से 5000, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालो। यार ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये आपका P1 है, ये आपका P2 है 300, यानी डेल्टा P अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 300 माइनस 200, 300 माइनस 200 करोगे तो कितना आ जाएगा? 100। ये आपका Q1 है, ये आपका Q2 है, यानी डेल्टा Q अगर आप निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा? 5000 माइनस 2000, यानी कितना आ जाएगा भाई? 3000 आ जाएगा। अब ES का फॉर्मूला लगा लो, तो ES का फॉर्मूला आप लोगों को तो याद होगा, डेल्टा Q डिवाइडेड बाय डेल्टा P इंटू P डिवाइडेड बाय Q। डेल्टा Q कितना है भाई? तो डेल्टा Q है सर 3000। डेल्टा P कितना है? तो डेल्टा P जो है वो है 100। एक्चुअल P कितना है? एक्चुअल P है 200। और एक्चुअल Q क्या है? तो एक्चुअल Q है 2000।
तो 200 से 2000 कट जाएगा 10 बार में, 100 गुना 10 1000, 1000 से 3000 कटेगा 3 बार में, यानी यस कितना आया 3। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 13वां बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। बोलता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा, तो बेसिकली इसके लिए ये कंडीशन है कि mu(x) बाय mu(y) इक्वल्स p ऑफ x डिवाइडेड बाय p ऑफ y। बेसिकली कंडीशन क्या है वो मैं बता दे रहा हूं। जो बेसिक कंडीशन है वो है कि mu(x) डिवाइडेड बाय p ऑफ x इक्वल्स mu(y) डिवाइडेड बाय p ऑफ y इक्वल्स mu(m). ये बेसिक कंडीशन है। मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम x डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ x बराबर होना चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ y, और ये बराबर होना चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के MUM के, है ना। अच्छा, अब ये बात बताओ कि अगर ये वाला कंडीशन हो रखा है, ऑप्शन ए हो रखा है, तुमको क्वेश्चन में यही दे देगा कि mu(x) बाय mu(y) इज ग्रेटर देन दिस, तो तुम क्या करोगे। यहाँ तो क्वेश्चन 13 का आंसर सी हो गया, ये सही है, लेकिन बोलेगा कि अगर ऐसा हो रखा है तो तुम क्या करोगे। तो ऐसा हो रखा है तो इसका मतलब है कि हमें एक्स कमोडिटी और अधिक खरीदना चाहिए जब तक कि ये बराबर ना हो जाए। हम ज्यादा खरीदेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी गिरेगा और इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ठीक है। अगर ऑप्शन बी हो रखा है, अगर ऑप्शन बी हो रखा है तो क्या करना चाहिए। तो अगर ऑप्शन बी हो रखा है इसका मतलब हमको वाई कमोडिटी जो है वो ज्यादा खरीदना पड़ेगा, वाई कमोडिटी हमें ज्यादा खरीदना पड़ेगा, तब जाकर के इक्विलिब्रियम आएगा। क्लियर। बोलता है इन एन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस द कंज्यूमर अटेन्स इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट वेयर द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो दोनों के p ऑफ x और p ऑफ y के जो स्लोप है उसके बराबर होना चाहिए। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में क्या है अप्रोच कि बजट लाइन के लिए इंडिफरेंस कर्व, बजट लाइन जो है इंडिफरेंस कर्व के लिए टेंजेंट बन जाए और स्लोप ऑफ बजट लाइन और स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व वो बराबर होना चाहिए। तो स्लोप ऑफ बजट लाइन, स्लोप ऑफ बजट लाइन के लिए ये फॉर्मूला है px by py। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। mu इज द स्लोप ऑफ tu कर्व, बिल्कुल सही। mu इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ tu, बिल्कुल सही। mu कैन बिकम जीरो, हाँ भाई जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जब mu जीरो होता है तभी tu जो है तुम्हारा मैक्सिमम होता है, ये भी नियम है ना। और बोलता है mu कैन नॉट बी नेगेटिव, भाई ये बात बिल्कुल गलत कह रहे हो, mu नेगेटिव होता है तभी तो tu गिरना शुरू होता है। यहाँ पर मैक्सिमम अटेन किया उसके बाद mu नेगेटिव होगा तभी tu को गिराएगा। 16वां क्वेश्चन, Which of the following statement about indifference curve is not true। बोलता है इंडिफरेंस कर्व के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू ओरिजिन, बिल्कुल सही है। देखो ना साइड, ये देखो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, कन्वेक्स टू ओरिजिन है। इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट टच आइदर ऑफ द एक्सिस, बिल्कुल सही बात है। इंडिफरेंस कर्व ना एक्स एक्सिस को टच करता है ना वाई को टच करता है। टू इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट टच ईच अदर, जी नहीं, बिल्कुल नहीं टच करेंगे। राइट वाला जो इंडिफरेंस कर्व है ये IC1 है, ये वाला IC1 है और ये IC2 है ना। तो IC2 पे अगर जब ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो IC1 उसको कैसे टच कर सकता है, कर ही नहीं सकता है। यानी नीचे के तीनों बात सही है, नीचे के तीनों बात सही, बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन ए जो है वो गलत है, और वही यहाँ पे पूछा है कि कौन सा बात गलत है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। बोलता है इंडिफरेंस कर्व शोज डैश मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन टू कमोडिटीज, तो डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है ना। फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रोसीडिंग द, बोलता है कि डिमांड की फोरकास्टिंग वो तो करनी ही पड़ेगी ना, ये थोड़ी ना होगा तुम कितना भी बना लोगे कुछ भी लेकर के आ जाओगे, पहले तुमको सोचना होगा। तो उससे क्या होगा, तुम क्या करते हो फोरकास्टिंग में, तो एक पर्टिकुलर डेट को तुम ये देखते हो कि भैया उस दिन उस चीज का क्या डिमांड रहेगा, उसी हिसाब से हम मार्केट में रखेंगे तभी मेरा बिकेगा और हमको सही दाम मिलेगा। कोई भी अच्छा बिजनेसमैन ये चीज चाहेगा। Normally, when the price of a commodity increases, तो its demand
भाई ये तो नॉर्मल डिमांड का रूल है, लॉ ऑफ डिमांड यही कहता है कि दाम ज्यादा होगा क्वांटिटी कम बिकेगा, है ना। मतलब प्राइस ऑफ कमोडिटी और क्वांटिटी में कौन सा रिलेशन है, तो इनवर्स रिलेशन है, तो नॉर्मल रूल ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ डिमांड है। बोलता है एडिशनल मेड टू द टोटल यूटिलिटी बाय कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। एक और एक्स्ट्रा यूनिट चाहे वो कंज्यूम करो तो वो मार्जिनल यूटिलिटी देगा, प्रोड्यूस करोगे तो मार्जिनल कॉस्ट देगा, सेल करो तो मार्जिनल रेवेन्यू देगा। वन एक्स्ट्रा, वन एडिशनल। अब उसका कंटेक्स्ट देख लो, तुम यूज कर रहे हो तो मार्जिनल यूटिलिटी दे रहा है, बना रहे हो तो मार्जिनल कॉस्ट दे रहा है, सेल कर रहे हो तो मार्जिनल रेवेन्यू दे रहा है। Which of the following is not a method of demand forecasting? वो स्टैटिस्टिकल है, एक्सपर्ट ओपिनियन है, बैरोमेट्रिक मेथड है, ये मैथमेटिकल मेथड बोल करके कोई मेथड नहीं है, हर जगह पे मैथमेटिक्स लगेगा, स्टैट्स में मैथमेटिक्स लगेगा। In case of inferior commodity, the rise of income will result in डाउनवर्ड डिमांड कर। सही बात है, इंफीरियर कमोडिटी है, देखो ना यार, तुम ही समझो ना, नॉर्मल मदर डेयरी है, अमूल की डेयरी है, उसका टोन दूध है, ठीक है, हाँ, उसको इंफीरियर मान लो, उसको इंफीरियर मान लो, और किसी भी कंज्यूमर की इनकम अगर अच्छी हो जाए, बढ़ जाए, वो क्या करेगा, वो टोन यूज करेगा नहीं, वो फुल क्रीम पे शिफ्ट करेगा, है ना, या उसी में बुफेलो वाला आता है, वो ज्यादा महंगा है, वो उस पे शिफ्ट करेगा, या अमूल का ही जो कार्टन वाला आता है वो लेगा। एक एग्जांपल दिया, एक ब्रांड का नाम लिया, ऐसे मदर डेयरी में भी, या ऐसे ही और भी बहुत सारी डेयरीज हैं, उसमें बहुत डिटेल नहीं जाना है मुझे। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सप्लाई, द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी नॉर्मली डिपेंड्स ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी। बेसिकली क्या पूछ रहा है, सप्लाई फंक्शन पूछ रहा है, तो सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स इज अ फंक्शन ऑफ, सबसे पहले तो प्राइस ऑफ गुड एक्स, ये तो होगा ही, उसके बाद क्या होगा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, फिर क्या होगा कि टेक्नोलॉजी क्या है, फिर क्या है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, फिर क्या होगा कि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल क्या है, इन सारी चीजों पे सप्लाई फंक्शन डिपेंड करेगा। डिमांड कर्व ऑफ अ नॉर्मल कमोडिटी, नॉर्मल कमोडिटी अगर होगा तो उसका डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होगा, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। यहीं पर बोलेगा गिफिन गुड, तो गिफिन गुड का जो होगा वो अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होगा। अब देखो यार, ये बोल रहा है ना, तो 200 है, 200 में ये 180 जोड़ लोगे तो यहाँ 380 आ जाएगा, और 480 में से 380 को घटा लोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100। बोलता है व्हाट इज द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ थर्ड आवर लेबर, तो बोलता है तीसरे घंटे के लिए क्या होगा मार्जिनल प्रोडक्ट, दिख तो रहा है 100। व्हाट इज द टोटल आउटपुट व्हेन 2 यूनिट्स ऑफ लेबर इज एम्प्लॉयड, तो टोटल आउटपुट कितना हो रहा है, 380। बोलता है एएफसी कर्व का शेप कैसा होता है, तो एएफसी कर्व का शेप जो है वो एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व ऐसा होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये कर्व जो है टीएफसी कर्व ऐसा होता है, ये देखो, ये होता है टीएफसी कर्व। टीएफसी कर्व जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, और ये है एएफसी कर्व। एएफसी कर्व जो है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ये घटता जाएगा लेकिन कभी भी ये एक्स एक्सिस को नहीं टच करेगा। तुम पूछो कि क्यों नहीं टच करेगा, क्योंकि सर क्वांटिटी कितना भी कर दोगे तो वो किसी चीज को डिवाइड करके उसको जीरो या नेगेटिव नहीं बनाएगा, इसलिए वो टच नहीं करेगा। पूछता है कि वाई एएफसी कर्व नेवर टचेस एक्स एक्सिस। दूसरा और एक चीज यहां से, अब जब ये क्वेश्चन आ ही गया तो एक और चीज बता दे रहा हूं मैं तुम्हें। देखो ये एसी है, एवरेज कॉस्ट, और ये एबीसी है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, उसके नीचे। तो एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बीच का गैप कम होता जाता है। क्यों कम होता जाता है, क्योंकि इसके बीच का जो ये गैप है ये होता है एएफसी, और एएफसी कम होता जाता है। फिर यहां से एक और क्वेश्चन पूछता है, क्या एसी और एबीसी कभी एक दूसरे को काटेंगे या मिलेंगे, जी नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। एसी और एबीसी का गैप एएफसी है, जो कि कभी जीरो या नेगेटिव नहीं होता है। चूंकि ये कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए कभी भी
एसी कर्व को एबीसी कर्व ना काट सकता है ना उसको टच कर सकता है। बोलता है which of the following statement about factor of production is not true। बोलता है लैंड इज ए पैसिव फैक्टर, सही बात है, कुछ करेगा ही नहीं तो थोड़ी ना उगा के देगा कुछ। लैंड इज इमोबाइल, बिल्कुल सही बात है, कोई जमीन को एक जगह से दूसरी जगह थोड़ी ना ले जा सकता है, नहीं ले जा सकता है। लैंड इज ए फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, बिल्कुल सही। फिर बोलता है लैंड इज पेरिशेबल, कि जमीन नष्ट हो जाएगा, तो भाई जमीन जो है वो आलू भिट्टी आलू और टमाटर थोड़ी है कि नष्ट हो जाएगा, लैंड तो हमेशा है। और चूंकि लैंड का लाइफ इन्फिनिटी होता है इसलिए लैंड पे डिप्रिसिएशन नहीं काटते हैं, ये अकाउंटेंसी में पूछेगा। बोलता है अकाउंटिंग कॉस्ट विल बी डैश इकोनॉमिक कॉस्ट, तो अकाउंटिंग कॉस्ट जो होगा वो इकोनॉमिक कॉस्ट से लेस होता है। अब हमको कमेंट करके बताओ कि क्यों लेस होता है, ठीक है, ये हमको कमेंट करके बताओ तो हम समझेंगे तुम लोग की थोड़ा पढ़ता उड़ता भी है। Which of the following shows the unique relationship between marginal revenue, average revenue and price elasticity। यार ये तो थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन पूछ दिया है, इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, एम आर बराबर ए आर इलास्टिसिटी -1 नीचे इलास्टिसिटी। ये आंसर जान लो, ये रिलेशन देख लो, ठीक है, जब थोड़ा हायर क्लासेस में जाओगे तब कभी इसको प्रूव करके भी मैं बताऊंगा कि ये कैसे होता है। बोलता है कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन क्या करता है, तो कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल देता है। और कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होता है, यानी मतलब उसका पावर जो रहेगा, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है यहाँ पर, उसका पावर यहाँ पर कोई नंबर होगा वो डेसिमल उसिमल में भी हो जाएगा, या ऐसे मतलब कोई इंटीजर भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर होगा। इफ एवरेज कॉस्ट ऑफ अ फर्म इज मिनिमम, बोलता है एसी मिनिमम है तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, तो भैया जब एवरेज कॉस्ट अपने सबसे मिनिमम पे होता है तो उसी पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट उसको काटता है ना। तो यहाँ पर मिनिमम है तो उस वक्त क्या है, एमसी और एसी दोनों सेम है। और एक और बात, एबीसी कर्व को भी मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है उसके मिनिमम मोस्ट पॉइंट पे काटता है, ये भी याद रखना। Which of the other name is given to डिमांड कर्व, बोलता है डिमांड कर्व का दूसरा नाम क्या है, तो डिमांड कर्व का दूसरा नाम जो है एवरेज रेवेन्यू कर्व है। Which of the following condition is for profit maximization, बोल ही रखा है MC equals MR, और एक और चीज MC is rising, ये आधा लिख रखा है आंसर, MC is rising। यार ये वीडियो 22 मिनट का हो गया, तो 34 के बाद का जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में लेता हूँ।